हेलो गाइस। नमस्ते, गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों आए हैं, क्या करने वाला हूँ, राइट। तो डोंट वरी, जुड़े रहिए, लगे रहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, जितनी भी मोह माया है उन सबको साइड करो और स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर चैनल क्यों बनाया है, बैकग्राउंड क्या है उसके पीछे की मेरे मन में क्यों आया, ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारे क्या स्कोप क्या है, एक्शन क्या लेने वाले हैं इसमें, और बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम रक्षित राठौर, सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, having 10 year plus rich experience in manufacturing engineering, process engineering, supply quality, supply development, right? And I have worked so far in electronic and automotive industry, right? And here I am exploring more opportunities and gaining new skill in the same field. तो कहते हैं ना कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। बट कुछ लोग कहते हैं ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, पता दुनिया सीख और दूसरे लोग सीख जाएंगे। बट अपना है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ वही करने वाले हैं, जो अपने पास है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो आपके पास अच्छा कुछ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो स्टे ट्यून। चैनल इंट्रोडक्शन देते हैं। चैनल का नाम मैंने रखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस अड्डा, ठीक है। नाम अपने आप में इनफ है एक्सप्लेन करने के लिए। अड्डा बोले तो जैसे बस अड्डा, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, राइट। तो जहां पे बसों का हुजूम लगे वो बस अड्डा। ऐसे ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस से रिलेटेड जितनी भी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मेथोडोलॉजीज है, उसकी नॉलेज की इंफॉर्मेशन का अड्डा बेसिकली है ये। उससे रिलेटेड नॉलेज, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो कैसे रन करती है, उनको क्या क्या स्किल की जरूरत है। अगर आपको काम करना है, आपको अपनी स्किल अलाइन करनी है, आपको अपना करियर अलाइन करना है उनके साथ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक्सचेंज करेंगे नॉलेज विद ईच अदर टू गेट टू नो द लेटेस्ट इंडस्ट्री डिमांड विद द रियल लाइफ एग्जांपल which will give better experience as compared to theoretical knowledge जो हम कॉलेज में पढ़ते थे। ये बुक ली, लेक्चरर आए, बुक ली, जस्ट पढ़ा दिया, कैसे वो इंडस्ट्री के साथ अलाइन हो रही है, क्या बेनिफिट होने वाले हैं, जस्ट शेयर नहीं किया, जो लिखा है उतना पढ़ाया, काम खत्म। तो ऐसा होने वाला नहीं है। कैसे वो लिंक करेगी इंडस्ट्री के साथ, इनफैक्ट आपको आपको अभी भी थोड़ा सा मैं शेयर कर दूंगा एक हिंट कैसे करेगी पीपीटी में आगे, ठीक है। सॉरी। तो बैकग्राउंड बेसिकली मेरे मन में कैसे आया, एक्चुअली हो क्या रहा था कि काफी लंबे समय से, पिछले 1-1.5 साल से मैं थोड़ा सा क्लोजली चीजों को मॉनिटर कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। मेरे पास कुछ जैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट है लिंक्डइन, आपने सुना होगा, तो कुछ कनेक्शन मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जॉब कोई हो तो बताओ, रेफरेंस लगा दो एंड ऑल। तो यहाँ पे मेरे बेसिकली डीपेम करने का पर्पस नहीं है। मैं जो मेरा जो पर्पस है शेयर करने का इंफॉर्मेशन, वो बेसिकली कुछ और है, ठीक है। कि हमें क्या करना चाहिए चीजों को अप करने के लिए, स्किल्स को अप करने के लिए, स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। तो बेसिकली देखो, जैसे एक रिज्यूमे आया मेरे पास, ये राइट। तो ऐसे बहुत सारे रिज्यूमे मैंने एक रेफरेंस के लिए लगाया, ठीक है। तो देखोगे इस बंदे के पास कोई एक्स बंदा है, एक्स कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी है उसके पास, ठीक है। एकेडमिक बैकग्राउंड देखोगे तो अच्छी, नो डाउट एक अच्छी बैकग्राउंड है, अच्छे खासे परसेंटेज मार्क्स है। बट 1 साल उसने क्या किया, कौन कौन सी स्किल यूज की, क्या रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कॉम्पिटेंसीज क्या है उसकी, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। अब उसकी वजह बहुत है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो हमारे यंग युवा है बेसिकली, वो अभी क्या है, मीडियम फैमिली या जो लोअर फैमिली है उनसे है, जिनका मतलब फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो पहले बंदे हैं अपनी फैमिली से निकल कर पढ़ के आगे निकले हैं, जस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, डिप्लोमा जैसे भी किया, बट उनको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिली, उनको गाइडेंस नहीं मिली, क्योंकि कोई था नहीं उनको बताने वाला। जैसे बोलते हैं ना कि भाई बाप कोई था नहीं जो बता सके, गाइड कर सके कि भाई आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो इस वजह से ऐसा
ऐसा नहीं है उनमें पोटेंशियल नहीं है, उनमें पोटेंशियल है, बट उनको कंसल्टेशन की जरूरत है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके की मेथोडोलॉजी पे और किस तरीके की जो स्किल्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि इंटरेस्ट, और इस वजह से क्या होता है, लैक ऑफ कंसल्टेशन की वजह से, गाइडेंस की वजह से इंटरेस्ट है किसी और में, चले कहीं और जाते हैं। तो ऐसा ना हो, क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें लर्न करनी चाहिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं कंसल्टेशन भी, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कंसल्ट भी कर सकता हूँ, राइट। तो एक रिज्यूमे ये है, आपने देखा। अब दूसरे भी एक रिज्यूमे मैं आपको और शेयर करता हूँ। अब एक रिज्यूमे ये है, कोई एक्स बंदा है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटेंसीज उसने अपना अलग लिख रखी है कि भाई मेरे पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज ये हैं और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन टूल और अप्रोचेस ये हैं, राइट। करियर ऑब्जेक्टिव ये है, मतलब सारी चीजें बड़ी। अगर कोई बंदा मतलब बिना रिक्रूटर बिना सेकंड मतलब वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि बंदे की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, बाकी तो डिपेंड करता है इंटरव्यू प्रोसेस पे, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन तो आपका रिज्यूमे ही देने वाला है। अगर आप रिज्यूमे अच्छे से नहीं ड्राफ्ट करोगे तो शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं होगी बेसिकली, राइट। तो वो जो आपके कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, बेसिकली मतलब इंग्लिश सही नहीं है। मैं बोलता हूँ यार, आप अपने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करो, कम्युनिकेशन कभी भी बैरियर नहीं हो सकती। अगर मैं एज ए रिक्रूटर बात करूं, अगर मुझे ऐसा बंदा मिलेगा जिसका टेक्निकल जो की स्किल्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, एक बार को कम्युनिकेशन जो हमारा स्किल है बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन है वो थोड़ा वीक भी होगी तो चलेगा। क्यों, स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो तो भाई ग्रामर तो अच्छी होने वाली है आपकी। ठीक है, हम बोल नहीं पाते तो उसकी वजह यही है कि हम राम स्कूल जाता है तो हम बाप में एस लगेगा ईएस लगेगा, इसी में उलझे रह जाते हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में अंतर है। तो वो आप रिटन अगर ठीक है तो कोई इश्यू नहीं है, वर्बल अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, प्रैक्टिस में परफेक्ट यार। तो कम्युनिकेशन अगर बैरियर है एक बार को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इवन आपका एकेडमिक बैकग्राउंड परसेंटेज वाइज भी अगर कम है वो भी इग्नोर की जा सकती है अगर आपकी टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज है वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों, तो कम्युनिकेशन स्किल वीक होने के, एकेडमिक बैकग्राउंड वीक होने के कई रीजन हो सकते हैं। ठीक है, ना पता कुछ डिस्टर्बेंस रही हो स्टूडेंट लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, एक्स फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फिर भी कहते हैं ना जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब में पढ़ लोगे कि बहुत ही करेगा तो जो काम हो गए, जो पास्ट में हो गई गलतियां उनको छोड़ो, आगे क्या करना है, आगे क्या हमें वो क्लियर होना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे मैं उन्हीं उस तरीके की स्किल्स की बात करूंगा जिसको अगर आप अपने अंदर उतार लोगे, उनको उन पे काम कर लोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ बेनिफिट, राइट। तो आगे चलते हैं। बेसिकली अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितना टफ कंपटीशन है। अगर हम स्किल पर फोकस नहीं करेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे। अगर हमारे देश में अगर मैं बात करूं अराउंड 50+ IIT और NIT एंड 100 से 200 टॉप क्लास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है प्रीमियम क्लास, जिनमें कह सकते हैं अगर आपकी एंट्री हो गई तो मतलब आप करियर में कुछ ना कुछ कर जाओगे। ठीक है, क्यों, कॉलेज का जो करिकुलम है वही इस तरीके से अलाइन है कि आपको कुछ ना कुछ कर ही जाओगे। ठीक है, बट उसके बाद भी हमारे यहाँ अराउंड 1K+ यूनिवर्सिटीज और 4K+ टेक्निकल कॉलेजेस ऑल ओवर कंट्री, जिनसे 1.5 मिलियन इंजीनियर पास होते हैं हर साल। और जॉब क्रिएशन अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, गवर्नमेंट और जो अदर सोर्सेज हैं, अदर प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली, अदर जो है उनको नहीं बात कर रहा मैं, तो केवल 0.2 मिलियन जॉब क्रिएशन है। ठीक है, टेक्निकल बंदा तो यार मैन्युफैक्चरिंग में ही जाने वाला है मोस्टली। ठीक है, प्राइवेट में तो कंपटीशन टफ है। आप देखोगे कितना हो गया, ये अराउंड 5 गुने से भी ज्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल अगर आपकी अच्छी होंगी तो आपका जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा एक अच्छा ऑफर लेने के, गेट करने के लिए। अब दूसरा MSMEs की बात करता हूँ, जो लाला छाप कंपनी, जिसे सुना होगा आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने, लाला छाप कंपनी, उनके लिए बात करता हूँ।
कंपनी क्या है, लालच आप कंपनियों का रहता है, 10 बंदे कम कर दो, 20 मशीनें खरीद लो, 40 बंदे रिक्रूट कर लो। अरे भाई क्यों मशीन खरीद लो, क्यों रिक्रूट कर लो, क्यों कम कर दो? कुछ बेसिस है? ठीक है, बेसिस कुछ है नहीं। उसका इम्पैक्ट अगर रिक्रूट कर लिए तो कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोचना नहीं है, जस्ट प्राइस इंक्रीज कर देंगे, कस्टमर से ले लेंगे जिसे बेच रहे हैं। मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक स्टेबल रहना है तो आप अनसर्टेन, आप स्टेबल रहना है तो आप एजम्पशन पे कुछ नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते आप चीजें कि ये हटा दो वो बढ़ा दो। शॉर्ट टर्म गेन तो बेनिफिट कर लेंगे आप, जब लॉन्ग टर्म गेन की बात आएगी तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फैक्ट। अगर आप देखोगे कैसे, अगर जो हमारी इंटरनेशनल किन कंपोनेंट पे बेसिकली फोकस करना चाहिए रादर देन कि 10 हटा दो, 20 रिक्रूट कर लो, 40 मशीनें खरीद लो, बजाय इसके किन मेन कंपोनेंट पे हमें फोकस करना चाहिए जो एक्चुअल में हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होगे, मैंने एक सीट बनाई है सिंपल सी प्रोडक्ट कॉस्टिंग की। हालांकि प्रोडक्ट कॉस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अगर आज उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो 2 घंटे लग जाएंगे आराम से। ठीक है, और समझ में भी नहीं हो जाएगा, आएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो एक सिंपल सीट बनाई है जस्ट कुछ मेन कंपोनेंट उठा के लिंक करने के लिए कि अगर जो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है, जो मेन की कंपोनेंट है, उन पर फोकस करो, बजाय कि 10 खरीद लो, 10 मैन पावर हटा दो, 20 ऐड कर दो, 40 मशीन हटा दो, बजाय इसके। कैसे वो बताता हूँ। जैसे मान लो आपको 2 कंपनी है, एमएनसी लिमिटेड है, एक एक्सवाईजेड लिमिटेड है। दोनों ही कंपनी पेंसिल बना रही है और दोनों ही कंपनियों का टारगेट है 6 लाख पेंसिलें बनानी है। ठीक है, अब उसकी जो कॉस्टिंग है 6 लाख पेंसिल को बनाने की, जो उसको आने वाली है सारी कॉस्ट जोड़ के, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो जो कॉस्ट आने वाली है वो 50,40,000 आ रही है। 6 लाख पेंसिल अगर बनानी है तो मुझे इतना स्पेंड करना पड़ेगा, उसकी इतना इन्वेस्ट मुझे करना पड़ेगा। इतना इन्वेस्ट करता हूं अगर मैं, तो मेरी कॉस्ट आ रही है लगभग निकल के पर पेंसिल 8 रुपए 40 पैसे, राइट। और मैं अगर इसमें 15% अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देता हूं, राइट, तो ये मेरी हो जा रही है 9 रुपी 66 पैसे। और टोटल जो सेल कॉस्ट हो जा रही है, इन्वेस्ट किया था इतना और मैंने सेल किया कितने का, 57,96,000, और मेरा मार्जिन जो बेनिफिट हुआ मुझे वो हुआ 7,56,000। तो अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, मैंने पहले ही बताया था, बहुत कंपोनेंट होते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करके अपने मार्जिन को इंक्रीज करने की बात करते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपोनेंट व्हेन वी कैलकुलेट द कॉस्ट, राइट। तो मैंने कुछ यहाँ पे कंपोनेंट है जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं। अगर हम इन पे काम करें तो हमारा बिना किसी, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, बिना किसी एडिशन के, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के, बस जस्ट उनको ऑप्टिमाइज करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। ठीक है, उसी से हमारा कॉस्ट बेनिफिट पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है वो बताता हूँ। जैसे एक कंपोनेंट है RTY, रूल थ्रूपुट, राइट। तो दोनों कंपनी जब स्टार्ट की पेंसिल बनाना तो 80% पर काम कर रही थी। ठीक है, अब XYZ कंपनी मान लो लालच, वो अपने उसी में लगे हुए हैं, 10 मैन पावर हटा दो, 20 हटा दो, इस कंपोनेंट पर काम ही नहीं किया। एक कंपनी थी MNC, ठीक है, अभी जब तक इन्होंने 80% पे थी तब तक इनके बेनिफिट कितने थे, 7,56,000 थे दोनों के, 7,56,000 दोनों। ठीक है, लेकिन जैसे ही MNC कंपनी ने क्या काम करा, RTY पे काम किया, उसको इंक्रीज करने पे। ठीक है, उसने क्या किया, वो अपने इंक्रीज करके उसको 95% पे ले गई। ये अभी भी XYZ अभी भी 80% पे काम कर रहे हैं। तो आप मार्जिन में डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, लगभग 50K का मार्जिन में डिफरेंस, 50K बेनिफिट ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू XYZ के। जस्ट उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो अपना एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उनका यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया, प्रोसेस से ऑप्टिमाइज किया, समझ रहे हो। तो और दूसरी कंपनी अपने उसी में 10 रिक्रूट कर लिए, 20 हटा दिए, 30 ऐड कर दिए, इसी में लगी रही। दूसरी कंपनी एक MNC बजाय इन सारे निगेटिव एस्पेक्ट के काम करने को, उसमें पॉजिटिव जो रियल फैक्टर होते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, उन फैक्टर पे काम किए। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ नंबर ऑफ फैक्टर जो यहाँ करे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज, सिस्टम्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
आरटीआई के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं है क्या ये बेसिकली है, जैसे मान लो आपको एक पेंसिल बनाने में 1 किलो रॉ मटेरियल लग रही है, राइट, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपने मान लो 100 किलो मटेरियल लिया, 100 पेंसिल बन जानी चाहिए थी। सिंपल कैलकुलेशन है, 1 किलो को बनाने के लिए, एक पेंसिल को बनाने के लिए 1 किलो लग रही है, तो 100 किलो अगर मटेरियल लिया तो 100 पेंसिल बन जानी चाहिए थी। बट ये एक्चुअली होता क्या है कि 100 आप नहीं बना सकते, थोड़ा वेस्टेज होती है, प्रोसेस की वेस्टेज होती है। बट अगेन आई एम पॉइंटिंग है, थोड़ी वेस्टेज, ये नहीं है कि 100 में से 50 किलो कन्वर्ट किया गुड में, प्रोडक्ट में, और 50 किलो स्क्रैप कर दिया, वेस्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ उसी की बात कर रहा हूँ, 100 किलो मटेरियल था, तो पहले दोनों कंपनियां 80 पेंसिल में कन्वर्ट कर रही थी, ठीक है। अब वो 20 पेंसिल जो है स्क्रैप हो जा रहा था, 20 किलो मटेरियल स्क्रैप हो जा रहा था। वजह बहुत हो सकती है, बहुत वजह होती है, ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं तो। लेकिन दूसरी कंपनी ने क्या काम किया, उन वजह, वो जो फैक्टर थे उन पे काम किया कि 20 किलो मेरा रिजेक्ट हो क्यों रहा है, 20 किलो मेरा स्क्रैप हो क्यों रहा है, उस 20 किलो पे काम किया उसने। तो वो इंप्रूव करके उसने 95 पे ले गया, यानी कि 15 केजी जो वेस्टेज है वो उसने सेव कर ली। मात्र 15 केजी सेव करने का इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो अब 60,000 रुपए, 50 से 60,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न करने लगा, एज कंपेयर टू जो हमारी लाला छाप कंपनी थी जिसने इस फैक्टर पे काम ही नहीं किया। तो सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, ऐसे कितने फैक्टर होंगे जिन पे अगर हम काम करें तो बिना किसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के या ह्यूज एक्सपेंसेस के, ठीक है, विद नॉमिनल एक्सपेंसेस और विदाउट नॉमिनल एक्सपेंसेस टू, कि हम स्ट्रीमलाइन करके बेनिफिट कमा सकते हैं, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो क्या है, आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, बट फिर भी इन सिंप्लीफाइड वे। तो यहाँ पे जो यूथ है उनको जो इंडस्ट्री की डिमांड है, ठीक है, उसके हिसाब से उनको गाइड करो, उनकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, गाइड करेंगे, जो आज की कंपनी चाहती है किसी में देखना उसके हिसाब से, ठीक है। ऑल्सो गाइडिंग सच स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्लियर अबाउट द वे फॉरवर्ड, व्हाट टू डू आफ्टर इंजीनियरिंग, हाउ टू डू इट, काइंड ऑफ कंसल्टेशन भी मैं आप लोगों को देता रहूंगा टाइम टू टाइम कि इंजीनियरिंग के बाद करना चाहिए, क्या चाहिए, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, ठीक है। वो हम कंसल्टेशन वगैरह वो सारी चीजें बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन जो आपके और हमारे बीच में होने वाले हैं। दूसरा, अभी जो टॉपिक बताया था एमएसएमई, तो मैं आई विल शेयर द आई ओपनिंग मेथोडोलॉजीज फॉर एमएसएमईज, बिजनेस एक्सपेंशन एंड स्टेबिलिटी पर्पस। तो जो एमएसएमईज में अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ओनर कंपनी का ये चाहेगा कि उसको बेनिफिट ना हो, ठीक है, उसका मार्जिन बिना किसी एक्सपेंस के राइट डायरेक्शन में काम करके ना बढ़े, जहां तक मैं समझता हूं। बट अगर है फिर भी तो वो भी जुड़ जाए, और जो मैनेजमेंट जो बीच में घपला करते हैं, जो लोग जो बिग पिक्चर दिखाते ही नहीं है ऊपर ओनर को, ठीक है, वो अपनी आंखें खोलें और इसे देखें। तो इसको बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो यूजफुल होगी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या जो हमारे एंट्री और मीडियम लेवल के एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स हैं। ये बेसिकली स्टार्टिंग फेज की बात कर रहा हूँ। आगे आप जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो हमारा कंटेंट रहेगा उसका लेवल एडवांस होता चला जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग बेसिक इंफॉर्मेशन से करूंगा क्योंकि इंजीनियर्स को बेसिकली हमें कनेक्ट करना है अपने साथ, जो हमारे अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी लर्न कर रहे हैं। उसके बाद जो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, असेंबली, इंजेक्शन मोल्डिंग, वेल्डिंग, पंचिंग, पेंटिंग, हार्डनिंग, बेड, ठीक है, pricing, die casting, many more will be applicable for automotive, electrical and electronic, consumer durable and home appliances, aeronautics and other MSMEs industry। जो इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है, एक्शन क्या लेने वाले हैं हम, we'll share the knowledge, मैंने पहले ही बता दिया था, about the technical methodologies, best practices and the international standards at weekly basis। we'll have Q&A session at monthly basis। we'll arrange a common group, Telegram group, like WhatsApp group as per requirement based on the audience demand for easy access about the training and content। So training content session frequency can be changed based on the audience requirement।
बेनिफिट क्या होने वाले, हेल्प फ्रेशर स्टूडेंट टू ग्रूम देयर टेक्निकल एंड बिहेवियरल स्किल विच इज मोर सुटेबल इन दिस एरा। ठीक है, जो अभी हमारी डिमांड है इंडस्ट्रीज की, उसके हिसाब से उनकी टेक्निकल स्किल्स को, बिहेवियरल स्किल दोनों को ग्रूम करेंगे। यानी वो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ शेयर करूंगा। विल गेट डायरेक्शन टू ड्राफ्ट अ अट्रैक्टिव रिज्यूम विच विल सीक अटेंशन ऑफ रिक्रूटर्स। विल गेट डायरेक्शन to MSMEs for process optimization and help to increase company's turnover with existing resource after utilizing it at right place at right time। और जो अपना बिजनेस, जो अभी नए जो काइंड ऑफ स्टार्टअप हैं, जो नए नए अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। विल गेट डायरेक्शन टू फाइंड अ गुड जॉब, जस्ट डायरेक्शन, नॉट इंश्योरिटी, राइट? And do's and don'ts to get to success in corporate sector. So that is all, guys. Thank you so much. Keep watching, keep subscribing, hit that icon to get the latest update. Stay tuned. Till that time, bye bye, take care, have a good day.